हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील गौतम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसएससी पर। मित्रों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ चौथा आत्मकथ्य है, जिसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। उस पाठ का आज हम उस पद्यांश की आज हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे और इस पाठ से, इसके कवि परिचय से जितने भी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उनका भी आज हम साथ में यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, आपसे एक मेरी प्रार्थना है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जो है इस वीडियो के बारे में आप बताइए, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आपको कुछ इस वीडियो में समस्या होती है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बतलाऊंगा अवश्य। तो इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसके कवि परिचय के बारे में जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में और बनारस में इनका जन्म हुआ था। ये कवि जो हैं वो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं जयशंकर प्रसाद। उनका जो निधन हुआ था वो 1937 के में हुआ था। उनकी प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं उनमें मुख्य कृतियाँ जो हैं वो है चित्राधार, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कामायनी, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम काव्य कृतियों में से एक माना जाता है कामायनी को। तो कामायनी कृति एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति है इनकी, जिसने इन्हें बहुत ही प्रसिद्ध बनाया, विख्यात किया। चूँकि ये बहुत ही बड़ा एक कृति है जिसमें 28 सर्ग हैं, इस कारण जो है इस कृति पर इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इस कृति पर इनको जो है दिया गया। चूँकि ये कवि गद्यकार भी हैं, इसलिए इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नाटक लिखे गए हैं, जिसमें अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और ध्रुव सामनी। ध्रुव सामनी तो बहुत ही इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है ध्रुव सामनी। इसके अलावा इनके महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं, जिसमें कंकाल है, तितली है, ईरावती, इनके 3 मुख्य उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त उनके काव्य कहानी संग्रह भी हैं, जिसमें आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल, इनके ये कहानी संग्रह है। मुख्य रूप से 3 हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस पाठ के बारे में क्या दे रखा है, इस पाठ को किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, उसके बारे में भी यहाँ पर एक जो है दे रखा है। तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका थी, नाम था हंस पत्रिका। चूँकि इसे प्रेमचंद के द्वारा संपादन किया जाता था, तो इनके एक विशेषांक में आत्मकथा में इनको प्रकाशित किया गया था, इसको निकाला गया था। और ये कविता जो है आत्मकथा वो पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक से प्रकाशित हुई थी। एक और बात ध्यान रखें आप, प्रमुख कवि मैंने बताया था आपको, जो जयशंकर प्रसाद जो कवि हैं वो छायावादी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और ये जो कृति है, ये जो कविता है, उसे छायावादी शैली में लिखा गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आत्मकथ्य कविता को किस शैली में लिखा गया है, तो राइट आंसर होगा छायावादी शैली में से लिखा गया है। कवि ने जो है आत्मकथ्य लिखने में असहमति व्यक्त की है। कवि ने, प्रसाद जी ने इससे
सहमत नहीं थे, मतलब असहमति थे, इसी असहमति के तर्क से उनको पैदा हुई थी आत्मकथ्य। मतलब कवि ने जो है, कवि से उनके मित्रों ने आग्रह किया था, प्रसाद जी से मित्रों ने आग्रह किया कि भाई आत्मकथा लिखें, तो प्रसाद जी ने इससे सहमत न थे, मतलब वो असहमत थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता, वो उसका नाम है आत्मकथ्य, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम अब मूल जो पद्यांश है उस पर चलते हैं। कवि ने इस आत्मकथ्य को, मतलब अपनी आत्मकथा को लिखने में असहमति व्यक्त करते हुए कहा है, मतलब उन्होंने असहमति व्यक्त क्यों की है, क्योंकि उनका जो जीवन है वो दुखों से, करुणा से, वेदनाओं से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखने से असहमति व्यक्त की है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। कवि कहता है, मधुप मतलब भंवरा, गुनगुनाकर कवि कहता है कि फूलों पर मंडराते हुए गुंजार करने वाला, ये मंडराने वाला मधुप यानी भंवरा न जाने अपने जीवन की कौन सी करुण कहानी सुना देता है, न जाने अपने जीवन की वेदना से भरी, करुणा से भरी न जाने कौन सी कहानी सुना देता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि आगे कहता है कि वृक्षों की डालियों से मुरझाकर आज घनी पत्तियां अपने जीवन की करुण कहानी सुना रही हैं। कवि एक बार इस लाइन को आप एक बार फिर से दोबारा सुनना कि वृक्षों की डालियों से मुरझाकर गिर रही घनी पत्तियां अपने जीवन की एक करुण वेदना से भरी कहानी सुना रही हैं। चूँकि कवि ये कह रहा है, कवि का जो जीवन है वो भी दुख से भरा हुआ है। कवि का अपना जीवन भी, कवि का मतलब उसका जीवन भी एक दुख भरी कहानी है, इसलिए वह अपनी कहानी को व्यक्त नहीं करना चाहता है। इस कारण वो अपनी कहानी को व्यक्त नहीं करना चाहता है। आगे देखिएगा, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन गाथा है, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कभी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस अंतहीन नीले आकाश में, अंतहीन जिस आकाश का कोई अंत है ही नहीं, तो इस अंतहीन नीले आकाश के नीचे दिन प्रतिदिन असंख्य जीवन इतिहास अर्थात आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, अर्थात ये कवि कह रहा है कि इन लिखने वालों ने अपने आप को ये लोग लिखने वालों ने अपने आप को व्यंग, किसका व्यंग यानी व्यंग का, और व्यंग मलिन मतलब निंदा का पात्र, तो निंदा का पात्र, व्यंग और उपहास और हंसी का पात्र बना लिया है। इन्होंने इस प्रकार की लिखने वालों ने अपने आप को निंदा, व्यंग और उपहास का पात्र बना लिया है। आगे देखना क्या कहते हैं कवि, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। कवि इसके बाद कहता है कि इतना देखने के बाद भी, ये सब देखकर भी, कवि कह रहा है कि ये सब देखकर भी वह कहता है कि इसके बाद भी तुम अपनी दुर्बलता से युक्त आत्मकथा लिखें। कवि ये कह रहा है, कवि मतलब अब कवि मित्रों से पूछता है कि ये सब देखकर भी क्या वे चाहते हैं कि वे अपनी दुर्बलता मतलब कमजोरियों से युक्त आत्मकथा लिखें। वे चाहते हैं उसके ऐसे मित्र
आगे देखिए, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति जैसी महत्वहीन आत्मकथा। इस खाली गागर जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। इस खाली गागर जैसी आत्मकथा को, महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। आगे देखना, कवि कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अर्थात खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर, खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम्हें ऐसा लगे, तुम्हें ऐसा न लगे कि तुमने ही क्या किया है, तुमने ही मेरे जीवन से रस को चुराकर अपने सुख की क्या भरा है, अपने सुख की इस लाइन को एक बार फिर दोबारा से देखो आप, किंतु कहीं ऐसा न हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कभी ये कह रहा है कि खाली गागर जैसी जीवन के बारे में पढ़कर, जीवन के बारे में पढ़कर तुम अपने आप को कैसा ना समझो, तुम अपने आप को जो है अपराधी ने समझने लगो। कभी ये कह रहा है कहीं ऐसा न हो कि तुम इस खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को अपराधी समझने लगो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कवि कहता है कि तुम्हें ऐसा ना लगे, तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरे जीवन से रस को चुराकर, मेरे जीवन से रस को चुराकर अपनी सुख की गगरी भर, अब तुमने अपनी सुख की गगरी को भरा है। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कवि ये कह रहा है कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस को चुराकर अपने ही सुख की गगरी को भरा है। ये विडम्बना अरे सरल तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि आगे क्या कहता है कि ये विडम्बना मतलब होता है दुख या कष्ट। तो कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन के बारे में जीवन के दुख भरे विषय के बारे में बतलाकर, मैं अपने जीवन के दुख से भरे हुए विषय के बारे में बतलाकर सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं अपने सरल जीवन की हंसी नहीं उड़ाना चाहता, मैं अपने सरल जीवन की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, भूलें अपनी प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। आगे कवि कहता है कि मैं अपनी भूलों और ठगे जाने के, प्रवंचना मतलब ठगा जाना या धोखा, ठगे जाने के विषय के बारे में बतलाकर दूसरों को नहीं दिखलाना चाहता। कवि ये कह रहा है कि मैं अपनी भूलों और ठगे जाने, प्रवंचना मतलब ठगे जाने, मैं अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बतलाकर दूसरों को नहीं दिखलाना चाहता हूँ। आगे देखो, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आगे कवि कहता है कि मैं अपने प्रिय के साथ में बिताए हुए चांदनी रातों की मधुर क्षणों को उज्जवल की कहानी कैसे गाऊं। कभी एक बार इस लाइन को फिर दोबारा सुनना कि मैं अपने प्रिय के साथ में बिताए हुए चांदनी रातों की मधुर क्षणों की उज्जवल गाथा
कि कहानी कैसे गाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। और आगे कवि ये कहता है कि खिलखिलाकर और हंसते हुए की गई बातें जो अब एक असफल कहानी बन चुकी हैं, जो अब एक असफल कहानी बन चुकी हैं, उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यतीत नहीं करना चाहता। कवि कह रहा है कि वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें अब एक असफल कहानी बन चुकी हैं। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को, कहानियों को मैं फिर से उन्हें जगाकर मैं अपने मन को और व्यतीत नहीं करना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आगे कवि ये कहता है कि मैंने अपने जीवन में सुख के सपने देखे। मैंने अपने जीवन में सुख के सपने देखे, किंतु वे साकार नहीं हुए। मैंने अपने जीवन में सुख के सपने देखे, किंतु वे कभी साकार सच नहीं हुए। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहता है कि सुख मेरी, आलिंगन मतलब बाहों में या गले लगना, तो कवि ये कह रहा है कि सुख मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर और मुझे तरसाकर चला गया। मुस्कुराकर और तरसाकर मुझे चला गया। जिसके अरुण कोपलों की मत वाली सुंदर छाया में। कवि ये कह रहा है कि मेरे प्रिय की गालों पर, अरुण मतलब होता है लालिमा, कपुल में ही होता है गाल, तो गालों की लाली, ठीक है। तो मेरी प्रिय गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर है। कवि कह रहा है कि मेरे प्रिय की गालों पर, मेरी प्रिय गालों के पर छाई लालिमा इतनी मत वाली है, इतनी सुंदर मस्त लगने वाली है, इतनी सुंदर मस्त लगने वाली है कि अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कह रहा है अनुरागनी मतलब प्रेम, अनुरागनी मतलब प्रेममयी, उषा मतलब प्रातःकाल, उषा या सुबह। तो कवि कह रहा है कि प्रेममयी उषा अपनी मांग में सौभाग्य, सुहाग मतलब सौभाग्य, अपनी मांग में सुहाग का सिंदूर भरने के लिए लालिमा को लिया करती थी। एक बार इस लाइन को फिर से दोबारा सुनना आप कि अनुरागनी मतलब, अनुराग मतलब प्रेम और अनुरागनी मतलब प्रेममयी। तो प्रेममयी उषा यानी प्रातःकाल अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए लालिमा को लिया करती थी। आगे देखिए, उनकी स्मृति पाते बनी है थके पति की पंता की। कवि आगे कहता है कि स्मृति मतलब यादें, पाते मतलब भोजन, थके पति मतलब थका हुआ यात्री, पंथ मतलब रास्ता की, पाते मतलब रास्ते का भोजन। तो कवि कहता है कि थके पथिक, मैं आज थके हुए यात्री के समान हूँ, मैं आज एक थके हुए यात्री के समान हूँ। और उसकी मतलब कौन की, प्रिय की, तो उसकी यादों में, यानी कि प्रिय की यादें, किसकी, प्रिय की यादें इस जीवन यात्रा में मतलब इस पथ में, इस मार्ग में, इस जीवन यात्रा में क्या बनी है, इस जीवन यात्रा में मार्ग के भोजन, किसके, मार्ग के भोजन के समान है।
पंथ मतलब मार्ग, पाते मतलब भोजन। उसकी यादें जो हैं, मेरी प्रिय की यादें आज इस जीवन यात्रा में मार्ग के भोजन के समान है। जीवन यात्रा में मार्ग में भोजन के समान है। आगे देखो, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आगे कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता, कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी यादों की कोई मेरे यादों की गुदड़ी बनाकर, गुदड़ी को उधेड़ कर मेरे व्यथित या करुण भरे हृदय में झांक सके। किसमें झांक सके? करुण हृदय में झांक सके। एक बार फिर से इस लाइन को देखना आप, कि सीवन को उधेड़कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता, कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी यादों की गुदड़ी को उधेड़कर मेरे व्यथित करुणमय हृदय में झांक सके। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी गाथाएं आज कहूँ। कवि ये कह रहा है कि उसका जीवन जो है वो एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। कवि कहता है उसका जो जीवन है वो एक साधारण और सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। इसलिए वो कहता है कि छोटे जीवन को बड़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। उसके छोटे से जीवन को बड़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि क्या कहता है कि इस पाखंड की बजाय तो उसका मौन रहना अच्छा है, और दूसरों की यश गाथाएं सुनते रहना कहीं उससे अच्छा है कि मैं अपनी बातों को लिख सकूं। तो कवि ये कह रहा है कि इस पाखंड की बजाय उसका मौन रहना अच्छा है, और इससे अच्छा है कि वह अपनी ना कहे दूसरों की यश गाथाओं को सुनता रहे। ये और बहुत अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा का। कवि आगे क्या कहता है कि वह अपने मित्रों से कहता है कि वे उस भोले वाले निष्कपट दुर्बल हृदय वाले सदा छले जाने वाले व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करेंगे। कवि क्या कह रहा है कि वे कवि अपने मित्रों से कहता है कि वे उस भोले वाले निष्कपट दुर्बल और सदा छला जाने वाले व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति की आत्मकथा को सुनकर क्या करेंगे। अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आगे कवि कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है। कवि ये कह रहा है कि अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है। अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं, वेदनाएं, कष्ट, ये सब शांत चुके हैं, मौन हो चुके हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु कष्ट को व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं। एक बार इस लाइन का अर्थ फिर दोबारा सुनना पूरी लाइन का। कवि कहता है कि
अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं है। जो मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली जो व्यथाएं, जो वेदनाएं, जो कष्ट हैं, वे शांत होकर, मौन होकर जा चुकी हैं, सो चुकी हैं, मौन हो चुकी हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अपनी आत्मकथा लिखकर मैं पुनः उन कष्टों को, उन वेदनाओं को फिर से अपनी स्मृति में लाकर जगा दूं। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मौन रहूं। एक बार दोबारा से फिर मैं इस पूरे पद्यांश का एक बार फिर दोबारा अर्थ करता हूँ संक्षिप्त में, आप ज़रा देख लेना। कवि कहता है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिरती रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि कवि जो है वो आत्मकथा लिखने के संबंध में असहमति व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि मधुप मतलब भंवरा, फूलों पर मरलाने वाला भंवरा न जाने आज अपने जीवन की कौन सी करुण कहानी, कौन सी वेदना से भरी कहानी को सुना रहा है। और मुरझाकर गिरी रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, और पेड़ों से मुरझाकर गिरती हुई घनी पत्तियां अपने जीवन की करुण कहानी सुना रही हैं। कवि इसलिए कवि कह रहा है कि उसका अपना जीवन भी एक दुख भरी कहानी है, इसलिए वह अपनी कहानी को व्यक्त नहीं कर सकता और ना ही वह लिख सकता है। आगे कवि कहता है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कवि ये कहता है कि इस अंतहीन नीले आकाश में दिन प्रतिदिन असंख्य जीवन इतिहास अर्थात आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि ये कहता है कि ये लोग लिखते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन का अर्थ होता है निंदा से युक्त, इसका अर्थ होता है निंदा से युक्त। तो कवि कह रहा है कि इन्होंने जो है अपने आप को इस प्रकार से आत्मकथा लिखते हुए इन्होंने अपने आप को निंदा से युक्त और व्यंग तथा अपने आप को हंसी का पात्र बना रखा है, अपने आप को हंसी का पात्र इन्होंने बना लिया है। इसलिए कवि कहता है तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। इसलिए कवि कह रहा है कि इतना होने के बाद भी, ये कवि अपने मित्रों से कहता है कि ये सब देखकर भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता से युक्त, अपनी कमजोरी से युक्त आत्मकथा लिखूं। आगे देखो, तब भी कहते हो कह डालूं, ये तो मैंने पढ़ लिया है। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गाकर रीति। कवि क्या कहता है इस पंक्ति के माध्यम से कि इस खाली गागर जैसी महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। मतलब कवि कह रहा है इस खाली गागर जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहता है कि खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर, तुम अपने आप को अपराधी न समझो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और तुम्हें ऐसा भी ना लगे। कवि ये कहता है कि तुम्हें ऐसा भी ना लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस को चुराकर अपने सुख की गगरी को भरा है। तुम्हें ऐसा भी न लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस को चुराकर अपने सुख की गगरी को भरा है। आगे देखो, यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि कह रहा है कि
विडम्बना मतलब होता है दुख या कष्टों से भरा हुआ। तो कवि कह रहा है कि अपने जीवन के दुख के बारे में, दुख के विषय के बारे में बतलाकर मैं अपने सरल जीवन की हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूँ। मैं अपने सरल जीवन के बारे में, मैं अपने जीवन के दुख भरे विषय के बारे में बतलाकर मैं अपने जीवन के हंसी, मैं अपने जीवन की सरलता की जो हंसी है उसे नहीं उड़ाना चाहता। भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। आगे कवि कहता है कि भूलें, मैं अपनी भूलें और ठगे जाने के विषय में, मैं अपनी भूलें और प्रवंचना मतलब धोखा या ठगा जाना, तो और ठगे जाने के बारे में विषय में बतलाकर मैं दूसरों को नहीं दिखलाना चाहता। मैं अपनी भूलें और ठगे जाने के विषय में बतलाकर दूसरे को नहीं दिखलाना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आगे कवि इन पंक्ति के माध्यम से कह रहा है कि मैं अपने प्रिय के साथ में बिताए चांदनी रातों के मधुर क्षण, मैं अपने प्रिय के साथ में बिताई चांदनी रातों की मधुर यादें, क्षणों की उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, उज्ज्वल गाथा की कहानी कैसे गाऊं। इस लाइन को एक बार फिर से दोबारा देखिए आप। कवि कहता है कि मैं अपने प्रिय के साथ में बिताई चांदनी रातों की मधुर क्षणों की उज्ज्वल कहानी को कैसे गाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों की। कवि कहता है कि बे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें जो आज एक असफल कहानी बन चुकी हैं, उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को और व्यथित नहीं करना चाहता। कवि ये कहता है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि ये कहता है कि कवि कह रहा है कि सुख जो है, मैंने अपने जीवन में सुख के सपने देखे, मैंने अपने जीवन में सुख के सपने देखे, किंतु वे कभी साकार सच नहीं हुए। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहता है कि सुख मेरी बाहों में मुझसे गले लगने से पहले, कवि कहता है आलिंगन मतलब गले लगना, तो सुख मेरी बाहों में आते आते चला गया, मुस्कुराकर मुझे तरसा गया। आलिंगन मतलब गले लगना। तो कवि कहता है कि सुख मेरी बाहों में आते आते चला गया और मुस्कुराकर और मुझे तरसाकर चला गया। जिसके अरुण कोपलों की मत वाली सुंदर छाया में। कवि आगे तो कहता है जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में। अरुण मतलब होता है लालिमा या लाल। अरुण वैसे सूर्य को भी कहा जाता है, किरण को भी कहा जाता है। कपोल मतलब गाल होता है। तो कवि ये कह रहा है कि मेरी प्रिय गालों पर की छाई लालिमा, मेरे प्रिय के गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर मतवाली है मानो, मतलब कवि शंका व्यक्त कर रहा है यहाँ पर। कवि कह रहा है कि मेरी प्रिय के गालों पर छाई लालिमा इतनी मस्त लगने वाली है, इतनी सुंदर लगने वाली है, मानो अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुराग मतलब प्रेम, अनुरागनी मतलब प्रेममयी। तो प्रेममयी उषा अपनी मांग में सुहाग मतलब सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए लालिमा को लिया करती थी। किसको? लालिमा को लिया करती थी। आगे देखिए, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंता की। कवि ये कह रहा है कि थके पति उसका, कवि कह रहा है कि मैं आज एक थके हुए यात्री के समान हूँ। मैं एक आज पथिक मतलब यात्री और पंथा मतलब रास्ता, पाथे मतलब भोजन, स्मृति मतलब यादें या स्मृतियाँ।
तो कवि कह रहा है कि मैं आज एक थके यात्री के समान हूँ और प्रिय की याद है, उसकी मतलब प्रिय की, उसकी शब्द जो है प्रिय के लिए आया है यहाँ पर, तो उसकी स्मृति मतलब प्रिय की याद है इस जीवन यात्रा में मार्ग के भोजन के समान है। प्रिय की यादें इस जीवन यात्रा में मार्ग में, उसके लिए मार्ग में भोजन के समान है। किसके समान है? भोजन के समान है। आगे देखो, सीवन की अधेड़ कर, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंता की। तो कवि ये कहता है कि मैं नहीं चाहता, कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उन यादों की, मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे यादों की गूदड़ी को उधेड़ कर, गूदड़ी को सीवन, सीवन मतलब होता है गूदड़ी, तो गूदड़ी को उधेड़ कर, गूदड़ी को उधेड़ कर मेरे व्यथित हृदय में झांके। मतलब जो मेरा हृदय करुणा से भरा हुआ है, वेदना से भरा हुआ है, व्यथित है, उसे हृदय में झांके मैं ये नहीं चाहता। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी गाथाएं कहूँ मैं। कवि ये कहता है कि उसका जो जीवन है, कवि कहता है कि उसका जो जीवन है वो एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। उसका जो जीवन है वो सीधे साधे एक व्यक्ति की कहानी है। इसलिए कवि कह रहा है कि उस छोटे जीवन के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। उसका जीवन एक साधारण और सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है, इसलिए वे अपने छोटे से जीवन के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कवि क्या कहता है? कवि ये कहता है कि इस पाखंड के बजाय, इस लिखने के बजाय, कहने के बजाय, आत्मकथा लिखने के बजाय मैं मौन रहूं। मैं कैसा रहूं? मौन रहूं और दूसरों की सुनता रहूं। उससे कहीं अच्छा है, लिखने से कहीं अच्छा है कि मैं दूसरों की सुनता रहूं और मौन रहूं और दूसरों की सुनता रहूं, ये कहीं मुझसे अच्छा है कि इस पाखंड की बजाय मैं मौन रहना और दूसरों की गाथाएं सुनते रहना, यश गाथाएं सुनते रहना ही कहीं उससे अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा का। कवि ये कहता है कि वे अपने मित्रों से, कवि कहता है कि वे जैसे भोले वाले, वे उस जैसे भोले वाले, दुर्बल हृदय वाले, सदा ठगे जाने वाले व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। कवि अपने मित्रों से कहता है कि वे उस जैसे भोले वाले, दुर्बल हृदय वाले और सदा ठगे जाने वाले व्यक्ति की आत्मकथा के बारे में सुनकर क्या करोगे। अभी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौनता। आगे कवि ये कहता है कि अभी जो है आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है, अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है। मुझे निरंतर, और कवि कहता है जो मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं थीं, जो कष्ट थीं, वो थककर शांत हो चुकी हैं, मौन हो चुकी हैं। इसलिए मैं उन व्यथाओं को इस आत्मकथा में लिखकर उन कष्टों को, उन व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आत्मकथा लिखकर उन कष्टों को, उन व्यथित करने वाली स्मृतियों को, यादों को फिर से नहीं जगाना चाहता। ओके दोस्तों, यदि आपको कहीं भी यदि प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कौन सी लाइन है, मैं उसका एक बार फिर से आपको पूर्ण रूप से और सरल तरीके से इसका अर्थ कर दूंगा। अब इससे हम कितने प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कितने प्रश्न इस पार्ट से बनने वाले हैं। ये पार्ट जो है मुख्य रूप से दोस्तों 10वीं क्लास के लिए तो है ही, साथ में ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो चूँकि ये कवि जो है वो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, इसलिए यहाँ से आने के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रश्न है
जो बनता है वो एक तो बनता है यहाँ से, एक तो इनका जन्म 1889 में हुआ था और बनारस में हुआ था, ठीक है। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई थी, और चूँकि इनकी पढ़ाई जो है वो मात्र 8वीं क्लास तक हो पाई थी। इसके बाद उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषा का अध्ययन किया और छायावादी काव्य प्रवृत्ति, मतलब कवि जो है वो छायावाद काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि रहे हैं। इसके अलावा और प्रश्न बनते हैं हमारे। निधन 1937 में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं वो चित्रधार है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी है। प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि उनकी कौन सी कृतियाँ है जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था, तो उसका नाम होगा कामायनी, ठीक है। प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकते हैं, उनके द्वारा लिखे गए कौन कौन से नाटक हैं, तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और ध्रुव सामनी उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नाटक रहा है जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध रहा है। और उनके प्रमुख उपन्यास कौन से हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखें। एक कंकाल है, एक तितली है और इरावती है, तीनों को याद रखें आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कहानी संग्रह मुख्य कौन से हैं उनके, तो एक आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल। मुख्य रूप से उनके 3 कहानी संग्रह हैं, आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल हैं। जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं वहीं से मैं आपको इसको बतला रहा हूँ दोस्तों। देखिए इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से बनता है हमारा कि जयशंकर प्रसाद ने अपने आत्मकथ्य को किस पत्रिका के माध्यम से जो है प्रकाशित किया था, तो हंस पत्रिका के साथ प्रकाशित किया था। और इसको हंस पत्रिका को प्रकाशित करने वाले कौन थे, मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक रहे हैं। कवि ने, इस प्रकार से प्रश्न ही बनता है कि कवि ने आत्मकथा लिखने के संबंध में क्या भाव व्यक्त किए, तो कवि ने जो है आत्मकथा लिखने के संबंध में ये व्यक्त किया है कि वह अपनी आत्मकथा को लिखकर असहमति व्यक्त करता है, लिखने के संबंध में असहमति व्यक्त करता है। क्यों करता है कि उसका कवि का जो जीवन है वो वेदनाओं से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, इसलिए उसने आत्मकथा को लिखने में असहमति व्यक्त की है। एक बार प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि आत्मकथा को पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, तो 1932 में किया गया था और किस विशेषांक से प्रकाशित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा हमारा आत्मकथा विशेषांक से उसको प्रकाशित किया गया था। और किस शैली में लिखा गया है, एक प्रश्न हमारा ऐसे ही बनता है कि आत्मकथा कविता को किस शैली में लिखा गया है, तो छायावादी शैली में इस आत्मकथा को, इस कविता को लिखा गया है। ओके दोस्तों, ये प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। अब पद्यांश से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। मधुप, कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो कवि ने जो है मधुप शब्द का जो प्रयोग है वो अपने अंतर्मन के लिए किया, ना कि बहुरक के लिए। कवि ने मधुप शब्द का जो प्रयोग किया है वो अपने अंतर्मन के लिए किया है। किसके लिए किया है, अपने अंतर्मन के लिए किया है कवि ने। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है यहाँ पर सरलते संबोधन किसके लिए आया। यहाँ पर सरलते जो संबोधन है वो किसके लिए आया है, तो यहाँ पर कवि के लिए आया है और कवि के सरल स्वभाव के लिए आया है। कवि के
सरल स्वभाव के लिए सरलते शब्द का संबोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कवि ने जो है कविता में कवि ने थकापथिक कौन है यहाँ पर, जो थकापथिक किसे कहा है कवि ने यहाँ पर, थकापथिक जो है वो किसे कहा है कवि ने यहाँ पर, तो कवि ने स्वयं के लिए कहा है। कविता में थकापथिक कवि है मतलब जयशंकर प्रसाद के लिए यहाँ पर थकापथिक आया है। एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है, तो कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है, भोली आत्मकथा बताया है। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है, भोली आत्मकथा बताया है। इसके अलावा और एक प्रश्न और बनता है हमारे यहाँ पर, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं ऊपर, कवि कैसा सपना देखकर जाग गया। कवि कैसा सपना देखकर जाग गया। कवि कैसा सपना देखकर जाग गया, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हमको यहाँ से देखना है इस पददान से। तो कवि जो है वो प्रेम से, किससे, प्रेम से भरा हुआ सपना देखकर जाग गया। प्रेम से भरा हुआ सपना देखकर जाग गया। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से, गाकर रीति से क्या तात्पर्य है इसका प्रश्न है। तो कवि ने बताया है कि उसका अपना जीवन जो है वो महत्वहीन है, उसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, उसका कोई जीवन में महत्व नहीं है, इसलिए कवि ने उसके जीवन को कैसे बताया है, खाली गागरी जैसा बताया है। ओके दोस्तों, यहाँ से इतने ही प्रश्न बनते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।